आज के क्लास में हम लोग आयाम मॉडलित वाहक तरंग का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालना है सभी को, आयाम मॉडलित वाहक तरंग का विश्लेषण कि कैसे काम करता है कैरियर करें, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। एनालिसिस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। कैरियर वेव के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कैरियर वेव का काम होता है जो वैसा सिग्नल को ले जाना जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है, उस प्रकार के सिग्नल को किस प्रकार से दूर भेजा जाता है, तो कैरियर वेव की सहायता से, कैरियर तरंग की सहायता से। ठीक है, कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है, जिसे हम लिखेंगे यहाँ पे, चर्चा बढ़ते रहेगा। सबसे पहले माना कि मॉडुलक संकेत, जिसको मॉडुलेटिंग सिग्नल कहते हैं, माना कि मॉडुलेटिंग, इसको इंग्लिश में ही हम यूज कर रहे हैं, माना कि मॉडुलेटिंग सिग्नल, जिसको मॉडुलेट करना है, जिसको भेजना है, उसको हम लोग मॉडुलेटिंग सिग्नल कहते हैं या संकेत बोलते हैं। माना कि मॉडुलेटिंग संकेत m of t बराबर am sin ओमेगा m इंटू टी, m of t am sin ओमेगा m इंटू टी, तथा कैरियर वेव ये सिग्नल बोला जा रहा है, ये वेव है। कैरियर वेव c of t बराबर, जो ले जाने का काम करेगा, तो कैरियर वेव बोल रहे साइन, हिंदी में इसको वाहक तरंग भी कहते हैं, साइन ओमेगा c इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये सिग्नल m of t को दर्शा रहे। m जो है, m क्या है, m किसका है, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का आयाम है। किसका? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का आयाम है। तो लिख सकते हैं m जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का आयाम, ओमेगा m जो है, ये कोणीय आवृत्ति है। किसका? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का। ये कोणीय आवृत्ति है, यहाँ पर लिख सकते हो ओमेगा m मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का कोणीय आवृत्ति है। कोणीय आवृत्ति है। उसी प्रकार से जो कैरियर वाला में है, एसी जो है कैरियर वेव का आयाम है। एसी जो है कैरियर वेव का आयाम है, कैरियर वेव का आयाम है। जो ओमेगा सी है वो कैरियर वेव का कोणीय आवृत्ति है। कैरियर वेव का कोणीय आवृत्ति है, कोणीय वेव आवृत्ति है। अब देखो, आवृत्ति बोली या फ्रीक्वेंसी, दोनों में लगभग समान ही रिलेशन होता है। ये भी जानते हो ओमेगा सी बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ सी होता है। एफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाता है, आवृत्ति होता है, ये कोणीय आवृत्ति होता है। दोनों में ऐसा संबंध होता है, पहले से भी ये हम लोग जानते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर चर्चा किया जाए, तो ये जो ओमेगा सी होता है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। किससे? ओमेगा एम से। इसलिए कि ऑब्वियस है कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है उसका आवृत्ति बहुत कम होता है, इसीलिए इसको कैरियर वाला के साथ अटैच करके भेजा जाता है। इसीलिए इसको क्या किया जाता है,
कैरियर वाला के साथ अटैच करके भेजा जाता है। अब अगर हम लोग बात करेंगे, अब दोनों जो मिलाकर जो अर्धरोपण के बाद, अर्धरोपण के कारण अब जो वाहक तरंग का मॉड्यूलेटेड आयाम जो होगा, वाहक तरंग का मॉड्यूलेटेड आयाम जो होगा वो कितना होगा। तो ये जब अर्धरोपण हो जाए, अर्धरोपण मतलब उसके ऊपर विस्थापित जब हम लोग कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, तो अर्धरोपण के कारण अर्धरोपण के कारण तो अर्धरोपण के कारण क्या होगा कि जो कोणीय आवृत्ति होगा किसका, वाहक तरंग का, वाहक मतलब कौन सा, कैरियर वेव का, कैरियर वेव का मॉड्यूलेटिंग आयाम, मॉड्यूलेट होकर जो आयाम नया बनेगा उसको हम लोग मॉड्यूलेटिंग आयाम कह रहे हैं। मॉड्यूलेटिंग आयाम जो होगा वो कितना निकल के आता है, तो ये याद रखना है, जो पहले से इसका आयाम था किसका, कैरियर वेव का था। कैरियर वेव का पहले से आयाम क्या था, ओमेगा सी, सॉरी ए सी, ये इसी को आयाम कहते हैं। इसमें क्या जुड़ जाएगा, तो ए एम प्लस साइन ओमेगा एम इंटू टी हो जाता है। तो ये कैरियर वेव का मॉड्यूलेटिंग आयाम होता है, इसमें ए एम साइन ओमेगा टी जुड़ जाता है। ठीक, अब जो इसमें अब वाहक जो मॉड्यूलेटिंग वाहक जो होगा, कैरियर मॉड्यूलेटिंग कैरियर वेव का जो तरंग होगा वो अब क्या बनेगा, तो लिखेंगे मॉड्यूलेटिंग, जो मॉड्यूलेट मतलब चेंज करके, ठीक है, मॉड्यूलेट का मतलब होती है मॉड्यूलेटिंग कैरियर वेव का अब जो समीकरण बनेगा, कैरियर वेव का जो समीकरण बनेगा वो अब क्या होगा। अब देखो कैरियर वेव का अब आयाम इतना है, तो अब इसका जो समीकरण बनेगा उसको पहले हम सी एम इंटू टी है, मॉड्यूलेट होने के बाद जो बन रहा है कैरियर वेव, सी एम इंटू टी से इसको दर्शा रहे हैं। तो इसका जो आयाम है, तो आयाम कितना है, अब जो आयाम है ए सी प्लस ए एम साइन ओमेगा टी है। आयाम के साथ क्या करते हैं, साइन वेव का गुना कर देते हैं, तो साइन ओमेगा सी इंटू टी, यही था ना, इसका गुना हो जाएगा इसके आयाम के साथ, तो वही यहाँ पर मॉड्यूलेटिंग कैरियर वेव बन जाएगा। यही क्या बन जाएगा, मॉड्यूलेटिंग कैरियर वेव बन जाएगा। अब इसमें से क्या कर सकते हैं, इसमें से कुछ एक्सप्रेशन को चेंज किया जाता है और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया जाता है। सबसे पहले ए सी इसमें से कॉमन किया जाता है। जब इसमें से ए सी कॉमन करेंगे तो यहाँ से ए सी कॉमन होता है तो 1 बचा। अब इसमें ए सी था नहीं, और जब किसी चीज़ में से कॉमन करते वो नहीं रहता तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, भाग में लिखते हैं, गुना करने के बाद फिर वही आ जाए, ओमेगा एम इंटू टी साइन ओमेगा सी इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ध्यान देना है, ए सी 1 प्लस, इसको हम लोग दूसरे नाम से दर्शाएंगे म्यू से, तो म्यू साइन ओमेगा एम इंटू टी इंटू साइन ओमेगा सी इंटू टी। जहाँ लिख लेंगे, जहाँ जो म्यू है तो म्यू का मान क्या है, एम बटे ए सी। और म्यू को यहाँ पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो म्यू होता है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। म्यू को हम लोग बोलते हैं कि मॉड्यूलन गुणांक बोलते हैं, मॉड्यूलेशन फैक्टर बोलते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलन गुणांक के नाम से जानते हैं, मॉड्यूलन गुणांक कहे या मॉड्यूलन गहराई भी बोला जाता है, मॉड्यूलन गहराई भी बोला जाता है। ठीक, इसको दोनों नाम से हम लोग बोल सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और करना है, और यह साइन वेव को कंबाइंड करना है। सबसे पहले सबका गुना कर लेते हैं। पहले ए का ए सी का गुना होगा तो ए सी प्लस ए सी म्यू होगा साइन ओमेगा एम इंटू टी। अब ये दोनों के साथ अभी गुना इसका बाकी है साइन ओमेगा सी इंटू टी। अब इसका भी गुना कर देते हैं। सबसे पहले सी एम इंटू टी बराबर हो जाएगा ए सी साइन ओमेगा सी इंटू टी। जब इसका गुना इसके साथ होगा तो ए सी म्यू साइन ओमेगा एम इंटू टी साइन ओमेगा सी इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, एक फार्मूला यूज करना है।
पहले उस फार्मूला पर इसको लाते हैं, तब फार्मूला को हम दिखाएंगे कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ए सी म्यू बाई 2 लिख लेते हैं, इसलिए कि यहाँ पर 2 चाहिए, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब पहले इसको लिखते हैं 2 साइन ओमेगा सी इंटू टी साइन ओमेगा एम इंटू टी। अब इसको साथ में लिख लिए। अब 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला यूज करने वाले हैं। कौन सा? 2 साइन ए इंटू साइन बी का। यहाँ पर लिख देते हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस ए माइनस बी प्लस, रसी होता है माइनस, माइनस होगा माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। यही फार्मूला यूज करना है। ए की जगह देख सकते हैं ओमेगा सी इंटू टी है और बी की जगह क्या है? ओमेगा एम इंटू टी है। इसको जब इस फार्मूला पे लाएंगे सी एम बराबर ए सी साइन ओमेगा सी इंटू टी ए सी म्यू बाई 2, यहाँ ब्रैकेट में अभी रहने देंगे। ये फार्मूला यूज करेंगे तो कॉस ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। फिर माइनस साइन देके कॉस ओमेगा सी इंटू टी माइनस ओमेगा एम इंटू टी हो जाएगा। यहाँ पर एक बड़ा वाला ब्रैकेट भी रहेगा, ध्यान देके लिख लेना है। ए सी साइन ओमेगा सी इंटू टी, अभी इसको इससे गुना हो जाएगा ए सी म्यू बाई 2, इसमें गुना होगा कॉस। कॉस में यहाँ पर टी कॉमन हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि इसमें ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम होगा इंटू टी। इसमें जब इससे गुना होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा ए सी म्यू बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस, और यहाँ पर टी हटा देते हैं, थोड़ा सा वेट कर ले। यहाँ पे माइनस ओमेगा एम इंटू टी हो जाएगा। ठीक, देखो ये सब प्लस के टर्म में लिखा गया। अब इस सिग्नल का जो यहाँ पर 3 गो सिग्नल दिख रहा है, एक ये दूसरा सिग्नल है और ये तीसरा सिग्नल है। तीनों सिग्नल में ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें आवृत्ति एक ओमेगा सी है, एक आवृत्ति ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है, और एक आवृत्ति ओमेगा, अच्छे यहाँ पर हम गलती कर दिए हैं, यहाँ पर प्लस होगा, फार्मूला में यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस है ना। एक का आवृत्ति है ओमेगा सी प्लस ओमेगा है। तो इसमें अधिकतम आवृत्ति अगर कोई पूछेगा तो वो कितना है? और वैसे ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है। न्यूनतम ये तो बीच में आएगा ना, न्यूनतम क्या होगा? ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम होगा, इसलिए ये सबसे कम होगा। इसलिए ओमेगा सी में से कुछ इसमें घट जा रहा है, इसमें कुछ जुड़ जा रहा है, और ये इसके बीच में आएगा। तो न्यूनतम इसमें आवृत्ति जो हो जाएगा उसको हम लोग लिखेंगे। इसको हम लोग जो न्यूनतम आवृत्ति होता है, तो यहाँ पर 3 प्रकार का आवृत्ति हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन उच्च पार्श्व वाले आवृत्ति अगर देखेंगे, सबसे पहले वही लिख देते हैं, इसको बोलते हैं उच्च पार्श्व आवृत्ति। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग अपर साइड फ्रीक्वेंसी। अपर साइड फ्रीक्वेंसी, अपर साइड जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है? ये हो जाएगा हम लोग का कितना? ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम हो जाएगा। और उच्च वाला ये हो गया। अगर निम्न पार्श्व आवृत्ति का बात करेंगे, निम्न पार्श्व आवृत्ति, तो ये निकल के आएगा, जिसको हिंदी में हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? लोअर साइड फ्रीक्वेंसी। लोअर साइड फ्रीक्वेंसी, लोअर साइड फ्रीक्वेंसी जो होगा सबसे कम वाला, तो इसमें कम क्या है? ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है। अब हम लोग एक चीज यहाँ से क्लियर हो जाएगा, वो क्या है? तो बैंड चौड़ाई। बैंड की चौड़ाई क्या होता है? जिसको हम लोग बैंड विड्थ भी कहते हैं। तो जब हायर फ्रीक्वेंसी को लोअर फ्रीक्वेंसी से माइनस करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैंड की चौड़ाई कहते हैं, जिसको बैंड विड्थ के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग बैंड विड्थ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एक और टर्म निकल के आया, क्या? तो बैंड की चौड़ाई, बैंड की चौड़ाई।
उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, बैंड विड्थ। हम लोग बैंड विड्थ के नाम से जानते हैं। तो अपर वाला में से क्या करना है, लोअर को घटा देना है। घटाएंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट साइन देकर लिखना होगा, नहीं तो फिर से गलत हो जाएगा। अभी भी दो पद है, घटा रहे तो हमेशा ब्रैकेट उसके बाद लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ओमेगा सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ओमेगा एम हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, ओमेगा सी से यहाँ पे ओमेगा सी कैंसल हो जाएगा, इसलिए कि एक प्लस में आइए, दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, 2 ओमेगा एम हो जाएगा। तो यही हम लोग का बैंड की चौड़ाई आ गया इस सिग्नल का। बैंड की चौड़ाई कभी कभी पूछता है, तो ये ध्यान में रखना है। अब आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो है वी मॉड्यूलन या संसूचक का अर्थ क्या है। इसका पहले भी हम लोग वी मॉड्यूलन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके पहले भी हम लोग वी मॉड्यूलन के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो वी मॉड्यूलन क्या काम करता है, तो पहले से हम लोग जब मॉड्यूलेट करते हैं कोई भी सिग्नल को, तो वी मॉड्यूलेट भी करना पड़ता है। वी मॉड्यूलेट मतलब उससे उतारना पड़ता है, जिसके ऊपर अर्धरोपित किए, और वैसे कि उसके ऊपर अर्धरोपित करके तो नहीं छोड़ सकते, जब वहाँ पे पहुँच गया तो उससे निकालना होगा, उससे हटाना पड़ेगा, उससे अलग करना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वी मॉड्यूलन के नाम से जानते हैं। तो वी मॉड्यूलन या संसूचन का अर्थ यहाँ पर बताया जा रहा है। तो मौलिक तरंग के सम्मिलित वाहक तरंग तथा भेजने वाले संकेत सभ्य तरंग के एक दूसरे से अलग करने की प्रक्रिया को, तो यहाँ पर सेम वही चीज लिखा हुआ है। ये बोल सकते हैं मॉडल की प्रक्रिया क्या है, विपरीत, ये पहले से भी लिखवाया गया है और यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। जो वाहक तरंग है, जो कैरियर वेव है, जिसके सहायता से भेजा गया, उससे इसको अलग करने की जो प्रक्रिया होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वी मॉडुलन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक इसको लिख सकते हैं। जो आगे है, आयाम मॉडलित वाहक तरंगों के संसूचन तथा वी मॉडुलन। आगे भी यहाँ पर उसका डायग्राम वगैरह दिया हुआ है। आयाम मॉडुलन के वाहक तरंगों के संसूचन या उसको डी मॉडुलन के बारे में हमें यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है और उसमें यहाँ पर डायग्राम भी दिया हुआ है कि जैसे रिसीवर रिसीव करता है, तो यहाँ पे एम्पलीफायर होता है, फिर IF स्टेज होता है, फिर डिटेक्टर होता है, फिर एम्पलीफाई करके आउटपुट के रूप में यहाँ पर दे देता है। तो इतना चीज़ें करने की लिखाने की जरूरत नहीं है। अब जो इसमें हम लोग का मेन टॉपिक बच रहा है पढ़ने का, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हम लोग को करना बहुत जरूरी है। यहाँ से आते हैं, ये है संचार व्यवस्था के प्रकार। जो संचार हम लोग करते हैं, एक जगह दूसरे जगह सिग्नल को भेजा जाता है, तो उसका कितना प्रकार है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम दिया हुआ है इसमें। संचार व्यवस्था के प्रकार में एक होता है ट्रांसमीटर, पहले से हम लोग जानते आ रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांसमीटर लिखा हुआ है। ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच संकेतों के संचरण के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है उसे संचार चैनल कहा जाती है। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ट्रांसमीटर, जो भेजने वाला को ट्रांसमीटर बोलते हैं, रिसीवर जो रिसीव करता है। ट्रांसमीटर से रिसीवर के तब जो भी सिग्नल को भेजा जाता है, तो उसके लिए एक चैनल की जरूरत पड़ता है, उसके लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ता है, उसी को हम लोग संचार चैनल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ये लिख लेना। अब संचार चैनल का बात करेंगे तो ये आंतरिक संचार होता है, एक लाइन संचार होता है। दो प्रकार का संचार होता है, एक आंतरिक होता है और एक लाइन संचार होता है। ये दोनों को लिख लेना है, एक नंबर एक आंतरिक और दूसरा लाइन संचार। लाइन संचार का मतलब क्या होता है, लाइन के थ्रू भेजा जाता है, तार के थ्रू भेजा जाता है। आंतरिक मतलब वो बिना तार का होता है। ठीक, उसी में यहाँ पर आगे दिया हुआ है किस तरह से सिग्नल को भेजा जाता है। तो अलग अलग तरीका होता है सिग्नल को भेजने का। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचालन करने का आप क्या क्या तरीका है। विद्युत चुंबकीय जो बिना तार का होता है, विद्युत चुंबकीय जो बिना तार का होता है। तो विद्युत चुंबकीय संचालन, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण,
कैसे होता है? तो प्रेषक एंटीना से उत्सर्जित रेडियो तरंग निम्नलिखित 3 विधियों से अग्राही एंटीना मतलब रिसीवर एंटीना तक पहुंचाया जाता है। तो 3 तरीका से क्या किया जाता है? ट्रांसमीटर से, जो प्रेषक मतलब क्या? ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर से जो ट्रांसमीटर होता है, जो भेजने वाला होता है, भेजने वाले एंटीना से जो रिसीवर वाला एंटीना होता है वहां तक पहुंचाने के लिए हम लोग 3 व्यवस्था दिया हुआ है। वहां तक पहुंचाने के लिए 3 व्यवस्था दिया गया है। एक है भू तरंग संचरण, दूसरा है आकाश तरंग संचरण, तीसरा है आंतरिक तरंग संचरण। तो 3 तरीका से सिग्नल को, विद्युत चुंबकीय सिग्नल को भेजा जाता है। भू तरंग संचरण और आकाश तरंग संचरण, तीसरा है आंतरिक तरंग संचरण। अब तीनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एक एक कर करके। सबसे पहले भू तरंग संचरण के बारे में चर्चा करेंगे। 1 नंबर देख के लिखना है इसमें, इसको 1 नंबर देख के लिखना है। भू तरंग संचरण, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। ट्रांसमीटर के एंटीना से रिसीवर के एंटीना तक पृथ्वी के सतह के साथ संचारित विद्युत चुंबकीय तरंग भू तरंग या पृष्ठीय तरंग कहते हैं। और लंबी दूरी तक भू तरंग द्वारा संचार कितना भेजा जा सकता है? तो 1500 किलो हर्ट्ज तक की तरंगों के लिए यह संभव हो पाता है। तो ये 15 किलो हर्ट्ज के तरंग तक ही ये संभव हो पाता है कि जो जमीन की सहायता से क्या करे? विद्युत चुंबकीय तरंग को हस्तांतरित कर दे। उसके लिए कोई एंटीना वगैरह की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ये कितना फ्रीक्वेंसी तक होना चाहिए? तो ये 1500 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी तक ये संभव हो पाता है। ठीक है, बात क्लियर है? पूरा इसको यहाँ तक लिख लेना है भू तरंग संचरण के तहत। दूसरा है आकाश तरंग संचरण। आकाश की सहायता से जो तरंग को भेजा जाता है उसको हम लोग कहते हैं आकाश तरंग संचरण के नाम से जानते हैं। इसमें दिया हुआ है जो तरंग, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम जो बोल रहे हैं उसको लिखते चलना है। जो तरंग ट्रांसमीटर के एंटीना से निकटतर पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत, पृथ्वी के जो वायुमंडल की ऊपरी परत होता है जिसे आयन मंडल कहते हैं, आयन मंडल कहा जाता है। यह परिवर्तित होकर स्पीकर के एंटीना तक पहुंचता है। उन्हें उससे आकाश तरंग कहा जाता है, उससे आकाश तरंग हम लोग कहते हैं। और इस प्रक्रिया को आकाश तरंग संचरण कहलाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आकाश तरंग के संचरण कहलाता है। तो आकाश तरंग के संचरण कहते हैं, लिख सकते हैं। बात को ध्यान सुन लिया। अगर नहीं सुनेंगे तो बैक करके फिर से वीडियो को देखकर जरूर इसको लिख ले। यहाँ पर दिखाई हो सकता है कि क्लियर ढंग से नहीं दे रहा होगा। तो अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, यहाँ से डायग्राम से और क्लियर ढंग से समझ सकते हैं। अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। यहाँ पे एक एंटीना लगा हुआ है, ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। इधर वाला एंटीना के पास कौन है? रिसीवर है। इधर वाला एंटीना के पास कौन है? ट्रांसमीटर है। अगर इसका सिग्नल यहाँ से यहाँ तक भेजना है तो इस सिग्नल को कहाँ पे भेजाता है? आयन मंडल भेजाता है। वायुमंडल का 4 या 5 परत होता है। तो 5 परत में जो आयन मंडल होता है इस सिग्नल को वहां पे भेजा जाता है। आयन की सहायता से क्या होता है? ये सिग्नल टकरा के वापस आता है, वापस आके इस तरह से रिसीवर तक पहुंचता है, या कभी कभी ऐसे डायरेक्ट भी पहुंच जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार के जो सिग्नल जब भेजा जाता है तो इसको हम लोग आकाश तरंग संचरण के नाम से जानते हैं। चाहते हैं तो ये डायग्राम भी दिखा सकते हैं, इस डायग्राम को भी वहां पे दिखा सकते हैं। अगला जो है आंतरिक तरंग संचरण है। अगला क्या है? आंतरिक तरंग संचरण है, मतलब आंतरिक्ष में भेजा जाता है इस सिग्नल को। यहाँ पर अब दिया भी है, इसमें है अति उच्च आवृत्ति, मतलब सबसे ज्यादा आवृत्ति वाला होता है। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो जैसे जैसे बोल रहे उसे लिखते चलना है। अति उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगों का आंतरिक तरंग कहा जाता है। ये रेडियो तरंग होता है और बहुत ज्यादा आवृत्ति इसका होता है। यह तरंगे ट्रांसमीटर से रिसीवर, वही जो ट्रांसमीटर भेजने वाला रिसीवर मतलब रिसीव करने वाला एंटीना तक सरल रैखिक, कैसे? तो सरल रैखिक पथ पर सीधा पहुंचाया जाता है। ये क्या किया जाता है? सरल रैखिक पथ पर सीधा पहुंचाया जाता है। अतः इसे दृष्ट या
दृष्ट रेखीय संचरण भी कहा जाता है। तो इसको हम लोग दृष्ट या दृष्ट रेखीय संचरण के नाम से भी जानते हैं। बस इतना तक लिख लेना है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का होता है और ये कैसे पहुंचाया जाता है? तो पृथ्वी की सहायता से पहुंचाया जाता है, एक जगह से एंटीना लगा के एक जगह से दूसरे जगह। अब इसको हम लोग यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से, अब देखो अंतरिक्ष का सहायता लिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एंटीना यहाँ पे लगा दिया, पृथ्वी हमको पता है गोल है, तो यहाँ का सिग्नल क्या होगा, यहाँ से टकरा कर इधर जाएगा ही नहीं, और जब नहीं जाएगा तो अभी से सिग्नल नहीं पहुंचेगा, इसलिए यहाँ पे अंतरिक्ष का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं कि यहाँ का सिग्नल अंतरिक्ष में क्या किया जाता है, तो अंतरिक्ष में एक रिसीवर, मतलब बोल सकते हैं एक एंटीना का काम करता है। सेटेलाइट लगा दिया जाता है कि सेटेलाइट जो हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग कि ये इंसानों के द्वारा सेटेलाइट क्या किया जाता है, ऊपर में फिक्स कर दिया जाता है। सेटेलाइट ये घूमते रहता है चारों तरफ पृथ्वी के साथ साथ, और सिग्नल को पहले यहाँ भेजा जाता है, यहाँ से फिर रिटर्न करके यहाँ पे भेजता है। ये बहुत परफेक्ट काम करता है, ये बहुत दूर तक काम करता है ये ऐसा सिग्नल। ये ज़्यादातर रेडियो तरंग, पहले जो रेडियो बहुत बार पहले दूर दूर रेडियो का सिग्नल आता था, विविध भारती अलग अलग चैनल ऐसा आता था कि अभी एक नाम लंदन से एक स्टेशन चलता था, लंदन का स्टेशन एक था, वहाँ का स्टेशन यहाँ पे पकड़ता था। तो ये सब कैसे काम करता था, यही कम्युनिकेशन से काम करता था। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम लोग जो चर्चा करने वाले दृष्ट या दृष्ट रेखीय संचरण में ट्रांसमीटर एंटीना की ऊंचाई तथा परास कितना होना चाहिए। तो दृष्ट रेखीय हो जाते हैं, मतलब जो पृथ्वी से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को भेज सकते हैं। तो उसको कैसे भेजेंगे, इस पर हम लोग चर्चा, अगला हेडिंग डालना है सभी को, दृष्ट या दृष्ट रेखीय संचरण के ट्रांसमीटर एंटीना की ऊंचाई तथा परास। दृष्ट या दृष्ट रेखीय, दृष्टि रेखीय संचरण में ट्रांसमीटर एंटीना की ऊंचाई तथा परास, इंग्लिश में भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, हाइट एंड रेंज ऑफ द ट्रांसमीटर इन एलओसी कम्युनिकेशन। देखो, मैं लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, कौन सा क्या है और क्या नहीं है। बेसिकली यहाँ पे क्या करने की कोशिश किया जा रहा है उसको हम यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से समझाते हैं। जब हम लोग अर्थ का आकृति बनाते हैं, डेरिवेशन इसका पूछता है, इसलिए या फार्मूला से क्वेश्चन भी पूछ देता है। अर्थ का जो आकृति होता है, जैसे हम पूरा आकृति अर्थ का नहीं बना रहे, से गोलाकार होता है। ठीक, तो कहने का मेरा मतलब ये है, ये अर्थ है, अर्थ का मान लेते हैं कि यहाँ पर रेडियस है, ये अर्थ का यहाँ पर ये रेडियस मान लीजिए। अर्थ पर दो बिंदु लिए, एक बिंदु यहाँ पे हम Q लिए है और एक बिंदु यहाँ पर P लिए। अब हमको समझना ये है कि Q से कोई ट्रांसमीटर है जो Q से सिग्नल भेज रहा है, P तक पहुँचाना है। इस अर्थ का त्रिज्या R है और ये दोनों के मिनिमम जो दूरी है, ये दूरी ये वाला कहलाएगा। जो मिनिमम दूरी है यहाँ पर D से दर्शाया जा रहा है, जो ये मिनिमम दूरी है वो D से दर्शाया जा रहा है। और इसका जो यहाँ पर बिंदु मिल रहा है इसको M बोल रहा है। और पृथ्वी ए बिंदु पर एक एंटीना लगाया जा रहा है, ए बिंदु पर क्या किया जा रहा है, एक एंटीना लगाया जा रहा है। इस एंटीना का ऊंचाई कितना होना चाहिए कि ये सिग्नल यहाँ से यहाँ जाए फिर यहाँ पे पहुँच जाए। तो डायरेक्ट तो नहीं पहुँचेगा, डायरेक्ट तो अर्थ इसको क्या करेगा, रोक देगा। तो यहाँ पे एंटीना के ऊपर वाला पॉइंट को T मान लेते हैं। ये एंटीना जो है, इस एंटीना का जो ऊंचाई होगा उसको हम H मानते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, M से P तक की दूरी को हम D मान के चल रहे हैं। वैसे बात को ये भी ध्यान में रखना है कि जो ये एंटीना का ऊंचाई है पृथ्वी के त्रिज्या के कंपेयर में क्या है, बहुत छोटा है। एंटीना का जो ऊंचाई है पृथ्वी के कंपेयर में, पृथ्वी के जो त्रिज्या है, त्रिज्या के कंपेयर में ये क्या है, बहुत छोटा है। अब हमको यहाँ पर ये चीज़ पता चलना चाहिए कि ये जो परास है, P और Q के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग परास कह रहे हैं, और ये एंटीना की ऊंचाई,
ये एंटीना की ऊंचाई कितना होना चाहिए कि P से कोई सिग्नल आसानी से कहाँ पे पहुंच जाए, Q तक पहुंच जाए। अदरवाइज देखो, अब बहुत ज़्यादा छोटा कर देंगे तो फिर भी टकराएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एंटीना होना चाहिए, एंटीना से जो ये लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर फिर भी स्पर्श रेखा होना चाहिए, तभी जाके ये सिग्नल ऊपर की हो जाएगा। तो स्पर्श नहीं होगा तो फिर अंदर की तरफ आ जाएगा, टकरा जाएगा, फिर नहीं जा पाएगा उधर। तो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी है इसको एक बार थोड़ा बहुत इसमें से चीज़ें लिख दिया जाता है कि AT जो है क्या है, ऊंचाई है AT। तो यहाँ पर A और T है, इसका मान कितना H है, जो क्या है तो एंटीना की ऊंचाई है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे एंटीना की ऊंचाई, एंटीना की ऊंचाई है। उसी प्रकार से अगर R को लिखना चाहते हैं तो R क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, जो R जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। ये दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखना है। और परास जो बताया जा रहा था, तो P और Q यही क्या होता है, परास होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या है, परास है, रेंज है, परास है, तो इंग्लिश में हम लोग रेंज कहते हैं। ये मिनिमम दूरी कितना होना चाहिए जो कि ये क्या करे, एंटीना काम कर सके सिग्नल को Q से P तक भेजने में। बस ये चीज़ें हम लोग को जानना है। सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, तो यहाँ पे जो बिंदु है इसको हम लोग O नाम दे रहे हैं, OPT। OPT एक समकोण त्रिभुज है, OPT एक समकोण त्रिभुज है। तो यही त्रिभुज हम लोग लेंगे। ये डेरिवेशन भी कभी कभी पूछ देता है या इससे क्वेश्चन पूछता है। तो त्रिभुज OPT में, त्रिभुज OPT को देखेंगे, जो डायग्राम बना के रखिए सामने में कि सब समझ में आए। तो OPT में P पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, कर्ण कौन बनेगा, OT। तो OT का स्क्वायर बराबर होगा OP के स्क्वायर प्लस TP के स्क्वायर, OP के स्क्वायर प्लस TP के स्क्वायर। अब यहाँ पर OT का बात करेंगे तो OT को दो हिस्सा में तोड़ सकते हैं। OT को क्या कर सकते हैं, दो हिस्सा में तोड़ सकते हैं। तो OT को लिख सकते हैं OA प्लस, सभी को डायग्राम सामने होना चाहिए, OA प्लस AT, इसका द होल स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए OT क्या है, यही दोनों का सम के बराबर आएगा। यहाँ से O से A तक आए, फिर A से T तक, तो OA प्लस AT के रूप में इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और आ गया OP। तो OP हम लोग पता है, OP क्या है, पृथ्वी के त्रिज्या है, जिसका R मान है तो R के स्क्वायर। अब रह गया TP। तो देखो, ऊंचाई कम होने के कारण जो TP होता है वो PM के बराबर माना जाता है। यहाँ पर ध्यान दे, ये वाला ऊंचाई कम होने के कारण जो TP होता है वो लगभग माना जाता है किसके बराबर, PM के बराबर माना जाता है। PM का मान कितना दिया गया है, D दिया गया है। PM का मान कितना है, D दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो इसको हम OT को लगभग क्या लिख सकते हैं, PM लिख सकते थे। PM के लिए स्क्वायर के बराबर और यहाँ पर लिखा है, चूंकि TP जो है लगभग बराबर माना जाएगा PM के। अब सबका मान दिया हुआ है क्वेश्चन में। OA जो है तो OA भी त्रिज्या ही है पृथ्वी का, तो ये R हो जाएगा। AT जो है क्या है, तो ऊंचाई है, तो H है तो H के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर R का स्क्वायर। और PM का मान, तो PM का मान क्या है, D है, तो D के स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, इसको पहले तोड़ देते हैं। A प्लस बी के दो होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 2HR हो जाएगा बराबर R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। R स्क्वायर इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है कि जो H है, H जो है R की तुलना में बहुत छोटा संख्या है, तो उसका स्क्वायर भी कर देते हैं तो बहुत छोटा ही रहेगा। उसका स्क्वायर भी कर देंगे तो क्या होगा, बहुत तो छोटा ही रहेगा। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, या यहाँ से ही हम लोग एक लाइन इसको काट देते हैं। ये जो R जो है ये बहुत बड़ा है इसके तुलना में, H के तुलना में, तो इसको चलो काटते नहीं, ठीक है। क्या आया था, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2HR बराबर R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक, यहाँ से R स्क्वायर कैंसल आउट हो गया था। तो जो बचा था वो क्या बचा था, D स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस 2HR।
अब देखो जब r बहुत बड़ा है किसके तुलना में, h के तुलना में, तो r अगर चूंकि लिख देते हैं r बहुत ज़्यादा बड़ा है h के तुलना में, तो उसके केस में यहाँ h स्क्वायर को इग्नोर किया जा सकता है और ये लगभग बराबर होगा 2hr के। ये लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2hr के। यहाँ से जो d का मान आएगा तो d का मान कितना आ जाएगा, √2hr हो जाएगा। अब यहाँ पर जो d है ये क्या है, ये असल में एंटीना और रिसीवर के बीच का दूरी बोल सकते हैं, या एंटीना और ट्रांसमीटर के बीच का दूरी है। तो यहाँ पर जो d है लिख सकते हैं, d जो है क्या है, यही d का फॉर्मूला हो गया। और d जो है यहाँ पे क्या है, ट्रांसमीटर और एंटीना के बीच की दूरी, ट्रांसमीटर तथा रिसीवर के बीच का दूरी हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसमीटर, और कुछ नाम दिया है देख लेते हैं, ट्रांसमीटर तथा एंटीना के बीच की दूरी, एंटीना के बीच की दूरी, ये एंटीना के बीच की दूरी है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये d है, यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, अगर ये d है तो ये भी कितना होगा, d वो समान दूरी है, तो परास कितना हो जाएगा, रेंज कितना हो जाएगा, तो परास भी लिख सकते हैं दृष्टि रेखीय संचरण के महत्तम दूरी इसको बोलते हैं, जिसको परास के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, ये फार्मूला याद रखना है सबसे पहले, यहाँ पर लिखेंगे दृष्टि रेखीय संचरण के महत्तम दूरी, जो किसी को हम लोग परास भी बोलेंगे। तो परास जो है, जिसको हम लोग QP से भी दिखा सकते हैं, जिसको DM से दर्शाया जा रहा है, तो अब ऐसे कि D प्लस क्या आएगा, D होगा, D प्लस क्या होगा, D होगा। लेकिन अगर जो हाइट है एंटीना का जो हाइट है परास के तरफ से अलग रहेगा, मतलब दोनों तरफ से अलग अलग रहेगा, तब क्या होगा, अगर एक ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, D प्लस D ये 2D हो जाएगा, और 2√अंडर क्या हो जाएगा, 2HR हो जाएगा। लेकिन दो एंटीना दोनों के लिए अलग अलग रहेगा, रिसीवर के लिए और ट्रांसमीटर के लिए। अगर रिसीवर और ट्रांसमीटर के लिए अलग रहेगा तो यहाँ पर इस D का मान अगर ट्रांसमीटर के लिए लिखते हैं 2HT लिख देते हैं, 2HTR, प्लस में अगर ट्रांसमीटर के लिए अलग लिखना है 2H, रिसीवर के लिए 2HR इंटू R। ये नीचे में R लिखा हुआ है, तो ये बता रहा है कि हाइट किसका, ट्रांसमीटर के एंटीना का, और ये रिसीवर के एंटीना का ये हाइट को दर्शाया जा रहा है। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के एंटीना का हाइट अगर अलग अलग रहेगा तब दोनों का परास इतना निकल के आएगा, अगर सेम रहेगा तो इतना निकल के आएगा। बस ज़्यादा मेन ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको ध्यान में रखना है। अब एक यहाँ पर देता है उपग्रह संचरण, तो उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। लाइन संचरण का बात करेंगे तो लाइन संचरण किसको कहते हैं, आकाश संचरण में ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच कैसे भौतिक बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु में संपर्क नहीं होता है, परंतु बिंदु से बिंदु संपर्क की सबसे सरल और सबसे पुरानी विधि है प्रेषण लाइनों या तारों द्वारा। तो देखो तार द्वारा जो संचरण किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन संचरण कहते हैं। तो उसको कॉन्सेप्ट को लिख कर इससे पूरा ये चैप्टर को ही हम लोग कंप्लीट करते हैं, और ख़ास इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सॉरी, यहाँ पर ये चीज़ को लिख कर यहाँ पर ख़त्म करते हैं इसको। लाइन संचार मतलब जो तार द्वारा सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है उसको लाइन कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, आकाश संचार में ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच कोई भौतिक बिंदु से बिंदु संपर्क नहीं होता है। तो इसमें कोई भौतिक बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु संपर्क नहीं होता, परंतु बिंदु से बिंदु संपर्क की सबसे सरल और सबसे पुरानी विधि प्रेषण लाइनों या तारों द्वारा जो भेजा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लाइन संचार के नाम से जानते हैं। बस इसी को इतना तक लिख लेना है।
कि तारों द्वारा संचार भेजा जाता है जिसे लाइन संचार कहते हैं, ऐसे लिख लेना। यहाँ पर तारों द्वारा संचार भेजा जाता है जिसे लाइन संचार कहते हैं। बस इतना लिख लेना है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम लोग इसके बाद अब हम लोग केमिस्ट्री का जो चैप्टर बचा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।